नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया भर की हलचल से रूबरू करवाते हैं। साथ ही दिन की दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमारी नज़र रहती है, उस पर हम विशेषज्ञ से बातचीत करते हैं। और आज जिन दो बड़ी खबरों को हम ले रहे हैं उनमें से एक खबर है हिजबुल्लाह के नए चीफ का ऐलान हो गया है, और दूसरी खबर बांग्लादेश से है। वहाँ पर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। इन पर हम विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिन भर की आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। इजराइल के साथ संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को बनाया चीफ। इजराइल ने दी चेतावनी, कहा ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा कासिम। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने UNRWA की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए की इजराइल की निंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ अपने अंतिम सप्ताह में पहुंची। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेलावेयर में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। कहा इन चुनावों में बहुत कुछ है दांव पर। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क बांग्लादेश के दौरे पर। ढाका विश्वविद्यालय का दौरा कर की लोकतंत्र की रक्षा की अपील। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और अन्य दलों पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका को लिया गया वापस। रूस यूक्रेन संघर्ष में आया नया मोड़। अमेरिका ने कहा उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक दे रहे हैं रूस का साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जताई चिंता। वहीं उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री वार्ता के लिए रूस पहुंचे। और आइए सबसे पहले हम दिन की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर चलते हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है। इजराइल द्वारा नसरल्लाह के खात्मे के बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह का डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल था। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। आइए जानते हैं नईम कासिम के बारे में। इजराइल ने लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह को नया चीफ मिल गया है। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को संगठन का नया चीफ नियुक्त किया है। इससे पहले वो हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनकी शूरा काउंसिल ने सहमति से 71 साल के कासिम का चुनाव किया है। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह का चीफ चुने जाने के बाद भी नईम डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी निभाता रहा है। नईम को आमतौर पर हिजबुल्लाह में नंबर 2 नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। 1970 के दशक में कासिम लेबनान में शियाओं के अमल आंदोलन का हिस्सा बना था। अमल का काम शियाओं के अधिकारों को लेकर लड़ना था। यह संगठन लेबनान के गृह युद्ध के दौरान मुख्य सशस्त्र समूहों में से एक था। इसके बाद कासिम ईरान के समर्थन से बनाए गए हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वालों में नईम भी शामिल था। नईम कासिम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। वो हिजबुल्लाह की शूरा काउंसिल का सदस्य भी है। कासिम दशकों से बेरूत में धार्मिक शिक्षा देता आ रहा है। इससे पहले इजराइल ने हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को भी मार गिराया था। हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में नईम से पहले हाशेम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था, जो नसरल्लाह का ममेरा भाई था। हालांकि इजरायली एयर स्ट्राइक में उसे भी मार डाला गया। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन मारा गया था। फिलहाल इजराइल के निशाने पर खास तौर पर हिजबुल्लाह है, जिसको खत्म करने की कसम इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खाई हुई है। इसी क्रम में लेबनान में रोजाना सैकड़ों हमले
हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए काल साबित हो रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, JNU। संजय जी, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, आप नईम कासिम को हिजबुल्लाह का नया चीफ नॉमिनेट किया गया है, शूरा काउंसिल की ओर से चुना गया है, क्या कुछ लगता है कितना कुछ परिदृश्य इससे बदलेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो नईम कासिम है काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है और क्लोजली जब से हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ और ख़ासकर ये ईरानी रिवॉल्यूशन जो 1979 में उससे प्रभावित थे और जैसे ही हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ 1982 से साफ हिजबुल्लाह के साथ में काम करता रहा और बहुत महत्वपूर्ण इनकी जिम्मेदारी रही है। खासकर ये कहिए कि जितने भी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं हिजबुल्लाह के, वो उसको कोऑर्डिनेट करना या डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में रहे और इनका जो नियुक्ति हुआ था वो जो पहले जो फाउंडिंग लीडर थे हिजबुल्लाह के, अब्बास मूसावी, उन्होंने इनका नियुक्ति किया था। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि एक कमिटेड और सूझबूझ वाले ये हिजबुल्लाह के नेता रहे हैं। अब चूंकि जो बाकी सीनियर लीडर्स थे, जिनका खासकर हसन नसरुल्लाह की मृत्यु के बाद और सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद ऑब्वियस जो चॉइस जो बचता था हिजबुल्लाह के पास वो नईम कासिम बनता था। दूसरा कि जो हालात आज के दिन हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल का लगातार अटैक हो रहा है, इस प्रॉक्सीज को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो प्रॉक्सी जिसको यूनाइटेड स्टेट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है, साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन या अरब लीग जो बाकी देश हैं, इन्होंने भी इसको एक तरीके से सेमी और फुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में माना गया है। उसको ख़त्म करने में इजराइल जिस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है, तो एक लीडरशिप क्राइसिस भी है और एक ऑर्गेनाइजेशनल जो वैक्यूम क्रिएट होगा था उसको मुझे लगता है नईम कासिम फुलफिल करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ साफ है कि जो हिजबुल्लाह है वो एक तरीके से सेमी स्टेट की भूमिका में भी रहता है, क्योंकि इनकी अपनी आर्मी है, इनके अपने एम्यूनिशंस हैं, इनकी अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अपने पार्लियामेंट्री सपोर्ट है। जिस तरीके से नईम कासिम ने जो नबीन बेरी जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है उसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। तो ये बात मान के चलिए कि हिजबुल्लाह को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि हमास बिल्कुल नज़दीक था। हिजबुल्लाह को दूसरा कि एक तरीके से ईरान के साथ बहुत क्लोजली हिजबुल्लाह काम करता रहा है, एक प्रॉक्सी रहा है, जो भी हथियारों की सपोर्ट है या बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है और जिस तरीके से टनल का जो निर्माण किया गया है, तो लगता है कि एक बहुत लंबी रणनीति के माध्यम से हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ तैयार किया गया। तो इस स्थिति में नईम कासिम को आना एक तरीके से एक ऑक्सीजन देना और उसको हिजबुल्लाह को जान देने की बात है। लेकिन जो डिटर्मिनेशन इजराइल आज के दिन दिखा रहा है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम इसका निस्ताबूद कर देंगे, जैसे हमने हमास को गाजा से मिटा दिया, ऐसे ही हम जो नॉर्दर्न लेबनान है उसमें हिजबुल्लाह को हम ख़त्म कर देंगे। और जिस तरीके से जो UN रिलीफ वर्क ऑपरेशंस है उसको भी इजराइल ने बैन कर दिया। तो पूरा एकदम आर पार की लड़ाई में है। और उसमें एक और बड़ी बात है कि इजराइल के मुद्दे पर और जो एक्शंस ईरान और हिजबुल्लाह में ले रहे हैं उसमें अमेरिका के जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो आज के दिन बाइडेन हो या कमला हैरिस हो या ट्रंप के, दोनों सबके एक ही मत है कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, आतंकवाद को किसी भी तरीके जीरो टॉलरेंस के साथ में डील करना चाहिए और ईरान या प्रॉक्सीज को मिडिल ईस्ट की शांति के लिए इनको खात्मा ज़रूरी है। सर, अगर देखा जाए तो अगर हम हमास की बात करें तो एक गुरिल्ला वॉरफेयर ये लोग करते हैं, हिजबुल्लाह की भी हम बात करें, हालांकि हिजबुल्लाह हमास की अपेक्षा काफ़ी एक बड़ा संगठन है और गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ साथ वो जो आज की जो वॉरफेयर है उसको भी काफ़ी कुछ वो करता है। ऐसे में इजराइल के लिए क्या ये कह देना बहुत आसान होगा कि इजराइल ने पूरी तरह से हमास को ख़त्म कर दिया है या इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म कर देगा? देखिए, इजराइल बेसिकली
तीन स्तर पर काम कर रहा है। पहला कि जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट इजराइल के पास में है, उसमें निश्चित रूप से जो भी ड्रोन और मिसाइल्स के माध्यम से जो अटैक कर रहा है उसको पूरा हवाई हमलों के माध्यम से, चाहे वो उसको हमास को और हमास के जो गाजा में जो क्षेत्र हैं, खासकर जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं उसमें शरण लिए हुए थे या हॉस्पिटल्स में शरण लिए हुए थे, उसको भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया और सीधा सीधा इजराइल ने अटैक किया कि इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जिस तरीके से जो आप ये कहिए कि डिफेंसिव जो सिस्टम है, डिफेंसिव मैकेनिज्म इजराइल का बहुत मजबूत है, क्योंकि जैसे ईरान ने 1 अक्टूबर को अटैक किया या हिजबुल्लाह पहले भी अटैक करते रहे हैं, या जो आप 7 अक्टूबर का पिछले 2023 का जो अटैक देखते हो उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का जो फेलियर देखने को मिलता था, लेकिन वो अपनी जो डिनाइल स्ट्रेटजी हम में कहेंगे उसको डिटरेंस बाय पनिशमेंट के रूप में कि हम इनको इनके घर में जाके मारेंगे, तो उन्होंने जो दूसरी टेक्निक अपनाई हवाई के बाद में कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, और ग्राउंड ऑपरेशन में जिस तरीके से हमास का खात्मा किया है वैसे ही हम हिजबुल्लाह का खात्मा करेंगे। तो दूसरा ये जो टेक्निक है, और तीसरा कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को जिस तरीके से इजराइल ने मोबिलाइज किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ और आतंकी संगठन जो कि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए भी खतरा है और पूरे विश्व के लिए, यूरोप के लिए भी खतरा है, तो हमारी जो लड़ाई है वो इन आतंकी संगठनों से है, और जो इन आतंकी संगठनों को जो सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो ईरान से मिल रहा है। तो हमने ईरान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उस पर भी जो पिछले 2 दिन पहले हमले किए, तो एक तरीके से इजराइल पूरी रणनीति के साथ में सोच समझ के इनके जो बेसिस हैं, चाहे उसको ग्राउंड ऑपरेशन या हवाई हमले या इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जैसे हमास का खात्मा किया है ऐसे हिजबुल्लाह और बाकी जो हूती अपना जो बेसिकली रेड सी और अरबियन सी और इंडियन ओशियन तक अपना दबदबा बनाने का कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से अटैक उनके भी खात्मे के लिए, और उसमें अमेरिका भी एक तरीके से इजराइल के साथ लामबंद है, जिस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव अमेरिका ने तैयार किया है रेड सी में हूती के खिलाफ, तो बात मान के चलिए क्योंकि अमेरिकन जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उस पर भी अटैक किए जा रहे हैं, तो एक जो एक्सेस बना है अमेरिका और इजराइल का एक काउंटर ऑफेंसिव क्रिएट के माध्यम से, तो उसमें हूती को भी साथ साथ ये टारगेट किए हुए हैं। तो जो लड़ाई है ये बेसिकली निश्चित रूप से जो ईरान का जो मिडिल ईस्ट में अपना जो एक वर्चस्व और जो हेजोमनी क्रिएट करना है उसको ख़त्म करना, और ये इसमें ना केवल अमेरिका और इजराइल इस हेजोमनी को और इस न्यूक्लियराइजेशन ऑफ मिडिल ईस्ट को ख़त्म करने में यूएई, सऊदी अरबिया और बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं वो भी ईरान के खिलाफ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए पूरा समर्थन दिए हुए हैं। ऐसे में क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपको क्या लगता है कि ये मामला लंबा खींचते रहेगा? क्योंकि ऐसा तो नज़दीक में कोई वक्त नहीं दिखता कि जब इजराइल कहेगा कि हमास पूरी तरह से ख़त्म हो गया, हिजबुल्लाह पूरी तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सीज ये हैं, हूती पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ऐसे में क्या लगता है कितना लंबा ये खींचेगा? देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। पहला कि जो न्यूक्लियराइजेशन जो ईरान कर रहा है उसमें निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कंसर्न, और पहला जो टारगेट है इन सब का अमेरिका, इजराइल और मिडिल ईस्ट का कि इसके न्यूक्लियर सेटअप्स को ख़त्म किया जाए, प्लांट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइल्स का निर्माण कर रहा है वो खाली यहाँ पे हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको रशिया को भी सपोर्ट दिया जा रहा है जो यूक्रेन के खिलाफ। तो निश्चित रूप से जो अटैक किया जा रहा है मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग, मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज है उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बाकी कंट्रीज़ को दिया जा रहा है वो भी उसको भी ख़त्म किया जाए, उसको भी रोका जाए। और तीसरा जो बहुत बड़ा पक्ष है, पहलू है कि जो आइडियोलॉजिकल एक सपोर्ट ईरान क्रिएट करना चाहता है, एक इस्लामिक डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है और एक एंटी वेस्ट डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है, उसमें चीन और रशिया भी साथ में है। तो ये जो एक बहुत बड़ा
पहलू है जो मुझे लगता है कि इस चिंगारी को और बढ़ाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ईरान को चीन का भी समर्थन है। चीन जो लीडरशिप देना चाहता है ईरान को, इस्लामिक वर्ल्ड का, और रशिया का जो मिलिट्री डिफेंसिव सपोर्ट सिस्टम ईरान को है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ईरान को ख़त्म होने देंगे। तो ये मुझे लगता है कि विस्तार होगा, बढ़ेगी ये लड़ाई, आगे तक जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है। ब्रेक के उस पार हम एक और बड़ी खबर है जो बांग्लादेश से आजकल आ रही है, उस पर बातचीत करेंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को लेकर शासन प्रशासन पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बदले की भावना को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया है। इस साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन, कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता का सवाल बना हुआ है। उग्र प्रदर्शन के दौरान देश में कई लोगों की हत्याओं और मानवाधिकार के हनन के साथ साथ राजनीतिक विरोधियों की सामूहिक हिरासत की ढेरों घटनाओं के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क बांग्लादेश के दौरे पर हैं। इसी क्रम में वोल्कर टर्क हिंसा के प्रमुख केंद्र ढाका विश्वविद्यालय पहुंचे और विभिन्न छात्रों से बात की। इस दौरान उन्होंने बदले की भावना को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र की रक्षा करने का आग्रह किया। अपने इस दौरे में वोल्कर टर्क अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस, मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और अन्य नेताओं से मिलेंगे। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल उनकी पार्टी आवामी लीग और कई अन्य दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को वापस ले ली गई। छात्र आंदोलन के नेताओं की तरफ से याचिका ढाका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है। याचिका में आवामी लीग समेत 10 अन्य राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस बीच अंतरिम सरकार ने कहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला नहीं किया है। सरकार ने केवल बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगाया है। एक अन्य याचिका में साल 2014, 2018 और 2024 में हुए आम चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। इन चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस याचिका को वापस ले लिया गया है। वहीं अंतरिम सरकार ने अगला आम चुनाव कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। नए चुनाव आयोग के गठन के लिए एक समिति गठित की गई है। अब चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। अंतरिम सरकार इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कह रही है। इस बीच अंतरिम सरकार ने छात्र विद्रोह के दौरान घायल हुए छात्रों की ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के मुताबिक सभी सरकार और गैर सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों, तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छात्र इस छूट के हकदार होंगे। यह छूट माध्यमिक स्तर और उससे ऊपर के छात्रों के लिए लागू होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। सर, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश पर लगातार हमारा फोकस बना हुआ है, जिस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं और बदले की भावना से वहाँ पर काम किया जा रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी उनको कहा गया कि वो बदले की भावना से काम ना करें। पहला रिएक्शन क्या है आपका बांग्लादेश को लेकर के?
देखिए, अगर आप बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो ये बात आप साफ साफ मान के चलिए कि बांग्लादेश में एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स हमेशा डोमिनेंट फैक्टर रहा है और उसमें जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ इंटॉलरेंस भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि जो सत्ता में रहता है वो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस को कोर्स के माध्यम से, बल के माध्यम से दबाने का प्रयास करता है। अभी तक जो जिस तरीके से अवामी लीग पिछले 15 साल से थी, तो निश्चित रूप से जो अपोजिशन पॉलिटिकल फोर्सेस थे वो डिसअपियर होती जा रही थी, विदर अवे हो रही थी और उसमें खालिदा जिया बहुत ओल्ड हो चुकी थी और तारिक जिया जो थे वो लंदन में थे, निर्वासित जीवन जी रहे थे और पीएनपी को बहुत लीडरशिप नहीं मिल रही थी और एक तरीके से एक वॉकओवर मिला हुआ था अवामी लीग को राजनीति का। लेकिन अभी जो पिछले 2 महीने से आप जुलाई अगस्त से जिस तरीके के डेवलपमेंट हुए, तो एक आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट सत्ता में आई है और इसमें खासकर जो भूमिका निभाई है वो जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है वो उसमें सरजीश आलम है, हसनैत अब्दुल्ला है और हबीबुल इस्लाम, ये 3 खासकर बड़े लीडर हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स को कोटा के नाम पे लीड करने का प्रयास किया तो और शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। त्यागपत्र को लेके भी विवाद है कि त्यागपत्र दिया नहीं दिया, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेके भी विवाद है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है वो कितना संवैधानिक है या किस संविधान प्रोविजन के माध्यम से बनी है। और तीसरा जो यहाँ पर जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो अवामी लीग फोर्सेज हैं वो अभी सत्ता में काबिज बैठी और अवामी लीग के जो प्रो अवामी लीग लिबरल डेमोक्रेटिक लोग फोर्सेज थे उनको दबाने का प्रयास करी जो शेख हसीना के टाइम में, और उसमें जो उस कड़ी में बहुत सारे लोगों को निर्वासित कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। और साथ ही साथ अब क्या हो रहा है कि जो राजनीतिक दल, जो पुराने राजनीतिक दल है जिसमें जो अवामी लीग है, जो जिसके स्टूडेंट विंग को तो 23 अक्टूबर को बैन कर दिया गया, लेकिन अभी 28 अक्टूबर को यानी कल ये भी एक कोर्ट में एक दाखिला किया गया कि जो अवामी लीग है और बाकी जो 10 राजनीतिक दल है उनको भी बैन कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये बता, और ये याचिका वापस भी ले ली गई, याचिका वापस ले ली गई। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से जो दर्शक है उनको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप राजनीतिक इतिहास देखते हैं बांग्लादेश का, तो जो अवामी लीग है वो पाकिस्तान के विचार के खिलाफ एक राजनीतिक दल का निर्माण हुआ था कि उन्होंने उर्दू भाषा और इस्लामीकरण का अपोजिशन किया था। 1949 में जो उनके ईस्ट पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण लीडर थे, जिसमें मौलाना बाशानी थे, उसमें सुहरवर्दी थे एंड उसमें मुजीबुर रहमान भी उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त, लेकिन इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने बाशानी और सुहरवर्दी थे। इन्होंने इस ईस्ट पाकिस्तान अवामी लीग, नेशनल अवामी लीग का निर्माण किया और बाद में मुस्लिम वर्ड उसमें जोड़ा था, वो भी हटा दिया गया। तो इतनी बड़ी राजनीतिक दल है जिसने 1952 में भाषा का आंदोलन लड़ा, 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और एक तरीके से ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस का एक अड्डा है जो अवामी लीग है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, भाषाई राष्ट्रवाद की बात करता है, और इस राजनीतिक दल का जो प्रेजेंस है वो पैन बांग्लादेश है। बांग्लादेश के हर डिस्ट्रिक्ट और हर गांव में अवामी लीग का कार्डर है। तो इतनी बड़ी राजनीतिक दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, जो आज के जो पिछले कुछ दिनों से जो नेतृत्व जो यूथ हैं वो सामने आए हैं, वो उसको बैन करने की बात कर रहे हैं। तो ये बात वो समझ गए कि ये चाल चल नहीं पाए। ठीक है, ये बात वो समझ गए, लेकिन इस सब के बीच जैसा पाकिस्तान में होता है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से हिंसा होती है, हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के साथ वही हो रहा है बांग्लादेश में इस वक्त, अंतरिम सरकार जब वहाँ पर काम कर रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अवामी लीग जो है वो एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस बांग्लादेश में रही है। हो सकता है कि प्रेजेंट सरकार, हसीना की सरकार में थोड़ा ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज आ गई हो, लेकिन फिर भी जो लिबरल, सेकुलर और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के हितों का ध्यान रखती थी। जो उसके अपोजिशन है वो बीएनपी एंड जमात इस्लाम का एक अलायंस जो बांग्लादेश की राजनीति में डोमिनेंट फोर्स रहा है, वो हमेशा
एंटी माइनॉरिटी काम कर रहा है, कट्टरवाद को समर्थन और देता है और इस्लामिक राष्ट्रवाद की बात करता है। तो अब ये बात मान के चलिए जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें 80 से 90% मैं कहूँगा जो वो लोग हैं जो बीएनपी जमात इस्लाम के टाइम में बीएनपी जमात इस्लाम को सर्विसेज दे चुके हैं। आज के दिन जो भी केयरटेकर गवर्नमेंट के इंटरिम चाहे लगभग 17 में से 14 लोग हैं वो प्रो बीएनपी प्रो जमात इस्लाम है। तो मान के चलिए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन पे तो पहला उनका टारगेट है उनको हरास करना, उनका प्रोसिक्यूशन करना, उनके राइट्स को, उनके पूजा स्थल को। सर, लेकिन अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये ठीक है कि वहाँ पर जमात और बीएनपी का काफ़ी इस वक्त बोलबाला है और इसका असर भी दिख रहा है, कट्टरवाद वहाँ पर बढ़ रहा है और इसका कहीं ना कहीं असर दिखेगा एक समय पे जब होजी जैसे आतंकवादी संगठन वहाँ पर काफ़ी उनको बढ़ावा मिलता था। हो सकता है अभी आने वाले दिनों में इस तरह के संगठनों को और वहाँ पर बढ़ावा मिले। लेकिन इस सब के बीच अब बांग्लादेश में क्या है कि वहाँ पर चुनाव कराया जाना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कोई इस तरह का प्रेशर वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बीएनपी के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर चुनाव हो। तो ऐसे में बांग्लादेश आर्मी को लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि बांग्लादेश की सेना कहीं ना कहीं जो अंतरिम सरकार है उसके पीछे से काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से दो बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात कि अगर मोटे तौर पे जो फैब्रिक बांग्लादेश के लोगों का देखते हैं तो सेकुलर है, सांस्कृतिक है, वो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी ताकतों को कभी भी एंटरटेन नहीं करते। कहते थे कि 1947 में पाकिस्तान बना, फिर 1975 में पाकिस्तान बना बांग्लादेश, फिर दरअसल हमारे पास वक्त कम है, तो बांग्लादेश आर्मी हमेशा रिलीजन के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास करती है, लेजिटिमेसी तलाश करती है और पाकिस्तान के रास्ते पे चलने का, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग हुआ है वो पाकिस्तान के दिनों में हुआ है। तो निश्चित रूप से एक आर्मी कभी भी कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता डेमोक्रेसी का और लिबरल सेकुलर फोर्सेस का। तो निश्चित रूप से बीएनपी आए या अवामी लीग रहे, मुझे लगता है उससे बांग्लादेश की फैब्रिक ज़्यादा मजबूत रहेगी, सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस मजबूत रहेगी और माइनॉरिटी और बाकी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं उनके भी अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे अगर वहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी क्षेत्र में काम कर रहे UNRWA की गतिविधियों के प्रतिबंध लगाने के बाद तमाम अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा है कि यदि UNRWA काम करने में असमर्थ होता है तो इससे गाजा में मानवीय सहायता प्रणाली को भारी नुकसान होगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव से पहले गाजा युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के साथ आखिरी क्षण तक करेंगे काम। अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर कतर कैदियों के बदले बंधकों के आदान प्रदान के लिए मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक उत्तर कोरिया ने लगभग 10,000 सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ प्रशिक्षण लेने और युद्ध में शामिल होने के लिए रूस भेजा है। उनका मानना है कि प्योंगयांग के सैन्य हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप यूक्रेन में युद्ध व्यापक हो सकता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूंग सुक योल और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को और प्योंगयांग के बीच अवैध सैन्य सहयोग का संयुक्त रूप से जवाब देने के लिए रणनीतिक परामर्श करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता में उत्तर कोरियाई सैनिकों की रूस में तैनाती पर भी बातचीत हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को महज एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रचार के अंतिम दौर के आते आते कमला हैरिस सर्वे में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मोरक्को की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने मोरक्को के साथ ऊर्जा, जल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम करने के अलावा दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।